हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचडीएमएम। एचडीएमएम में आपका स्वागत है। तो गाइज, डेली की तरह एक और बेहतरीन जीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आ चुका हूँ और हो जाइए तैयार इस सेशन को एंजॉय करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। आपको बताना है कि ये किस चीज़ के ईश्वर थे। जैसे हम लोगों को पता है, हिंदू धर्म के अनुसार अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग देवताओं को नाम दिया जाता है। तो उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि इंद्र किस चीज़ के देवता थे। ठीक है, इंद्र के बारे में बताना है। बताइए, पवन के, या वर्षा और वज्र के, या शाश्वता के, या अग्नि के। तो आपको बताना है किस चीज़ के देवता थे। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, और वर्षा और वज्र के देवता। ठीक है, वर्षा के देवता आप सबको पता होगा कि इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है, और इंद्र को जो है पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर, ठीक है, पुरंदर कहा जाता है इंद्र को। पुरंदर का मतलब होता है किलों को जीतने वाला। पूछता है कई बार, ध्यान रखना। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, और वर्षा का देवता भी इंद्र को कहा जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन डी भी आप याद रखना, अग्नि। जो वरुण थे, वरुण, वरुण, ठीक। तो वरुण को जो है अग्नि का देवता माना जाता है। बाकी पवन आपको पता है वायु के देवता होते हैं, ठीक। तो जो अग्नि है, वहां पे आप याद रखना कि वरुण देव को अग्नि का देवता माना जाता है, और इंद्र को वर्षा का आपको पता होगा। पुरंदर भी कहा जाता है इंद्र को। पुरंदर का मतलब होता है किलों को जीतने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, चार मीनार स्थित है। अब देखो, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, जैसे रीजनिंग और मैथ के हैं तो उनको स्किप कर दे रहा हूँ। केवल जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन उसी क्रम में लिखा हुआ है कि चार मीनार स्थित है। आपको बताना चार मीनार कहाँ पे। तो सबको पता होगा, काफी आसान क्वेश्चन है। ये हैदराबाद में हो जाएगा। चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में। और हैदराबाद की बिरयानी फेमस है ना। अगर कई बार पूछता है कि कहाँ का क्या फेमस है, जैसे चिकनकारी पूछता है, चिकनकारी है ना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चिकन कारी। तो चिकन कारी एक प्रकार की कढ़ाई होती है कपड़ों की, वो लखनऊ की प्रसिद्ध है, ठीक। उसी प्रकार से हैदराबाद की क्या, बिरयानी प्रसिद्ध है। और और अगर इसी क्रम में बात करें तो मधुबनी आपने सुना होगा, मधुबनी, मधुबनी, ठीक। तो मधुबनी जो है, ये बिहार की पेंटिंग होती है, ठीक है, पेंटिंग होती है बिहार की। तो मधुबनी बिहार की पेंटिंग प्रसिद्ध है। तो आप बिल्कुल याद रखना इन सारी चीज़ों को। ओके, तो फिलहाल चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। ये आपको बताना है कि भारत में स्थानीय स्वशासन। देखिए, एक स्थानीय स्वशासन और एक होता है स्थायी, एक स्थायी होता है। तो ये दोनों पूछे जाते हैं, स्थायी स्वशासन और स्थानीय स्वशासन। इन दोनों को आप याद रखना, स्थायी और स्थानीय दोनों पूछा जाता है। तो अगर आपसे स्थानीय पूछे तो आपको ध्यान रखना, स्थानीय पूछेगा तो आप रिपन कहना, लॉर्ड रिपन। और अगर आपसे स्थायी पूछता तो आप क्या कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या बोलते हैं? कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप याद रखना, अगर स्थायी बंदोबस्त आपसे पूछेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा स्थानीय, ध्यान रखना स्थानीय कौन है? रिपन है, ठीक, लॉर्ड रिपन। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले की बात करें, अगर हम लॉर्ड मेयो की बात करें, तो लॉर्ड मेयो के बारे में आपको याद रखना है कि 1872 में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1872 में, 1872 में पहली बार जनगणना इन्हीं के समय में करवाई गई थी। लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। पूछता है कि भारत में सबसे पहली बार जनगणना किस वायसराय ने करवाई, तो आप कहेंगे कि लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली बार जनगणना 1872 में करवाई गई थी। फिर अगर आचार्य विनोबा भावे की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट ये पर्सनालिटी है, इनके बारे में हम लोग बात करें तो इनके बारे में याद रखना आपकी, इन्होंने, सबसे बड़ी बात तो आपको याद रखना है कि ये प्रथम सत्याग्रही थे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रथम सत्याग्रही, सत्याग्रही, प्रथम सत्याग्रही। और कौन से सत्याग्रही? व्यक्तिगत सत्याग्रही, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत प्रथम सत्याग्रही। और कैसे? व्यक्तिगत सत्याग्रही। देखिए, जो महात्मा गांधी है, इन्होंने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था 1940 में। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को ज्वाइन करने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो आप कहेंगे कि आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह को, जो कि गांधी जी ने 1940 में चलाया था। ज्वाइन करने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे। और इनके बारे में आपको पता होगा, भूदान आंदोलन आपने बहुत बार सुना होगा। क्या सुना होगा? भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन से इनका नाम जुड़ा हुआ है, आचार्य विनोबा भावे जी का। और अगर विनोबा भावे जी की और हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने पावनार आश्रम, एक यहाँ पे हम ऊपर करके बता दे रहे हैं, पावनार आश्रम इनके बारे में आप सबने सुना होगा, है ना, हमने पिछली वीडियो में बताया भी है। पावनार आश्रम, पावनार आश्रम, इन्होंने महाराष्ट्र में पावनार आश्रम की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
और गांधी जी को विनोबा भावे का राजनीतिक गुरु माना जाता है। ये चीज भी ध्यान रखना। तो अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो मैं आपको सारे क्वेश्चन का बार बार रिवीजन करवाता चलूंगा। अगर आप कुछ भी और जीएस में नहीं पढ़ रहे हैं, बस डेली मेरी जीएस की वीडियो देख लेंगे, हिंदी और जीएस की प्रैक्टिस, तो पर्याप्त आपका हम रिवीजन करवाते रहेंगे, ठीक, कुछ भी नहीं भूलेंगे आप। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन बताना कि भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था, इतना सा बताना है बस। तो बता दो जरा, ये हो जाएगा आपका 8 अगस्त 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मुंबई की ग्वालियर टैंक मैदान से इसको प्रारंभ किया गया था। तो आप ये याद रखना कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो, और इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज ध्यान रखना। अगस्त आंदोलन के नाम से भी भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर बात करें तो 8 अगस्त 1942 को ये जो है स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और इसी वाले आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों आपको बताना है कि कब जोड़े गए थे, कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था। तो आपका ये आपका बताइए 29, 42, 44 या मूल प्रस्तावना के भाग में था। तो मूल में तो ये नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। बहुत पूछा जाता है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, जो ये शब्द हैं ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन 1976। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी भाषा राज्य की भाषा नहीं है। ये चीज बताना, राज्य की भाषा का मतलब ये पूछना चाह रहा है कि जो आपकी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। संविधान की जो 8वीं अनुसूची, 12 अनुसूचियां है ना, तो 12 में से कितनी अनुसूचियां है देखना, 12, 22 भाग है संविधान में और 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 में से जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो उसमें से पूछ रहा है कि कौन सी 22 भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती, कौन सी राज्य की भाषा नहीं है। तो सब देखिए, संस्कृत, मैथिली और कश्मीरी ये सब भाषाएं हैं, लेकिन राजस्थानी ये भाषा नहीं है, याद रखना। राजस्थानी 22 भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है रीजनिंग का, इसलिए इसको छोड़ते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट जस्ट सेट कर लूँ मैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये राज्यसभा में पूछ रहा है। तो राज्यसभा में कितने सदस्य हो जाएंगे, 12 सदस्य। और लोकसभा के सेंस में अगर पूछता है तो 2 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो किसका प्रतिनिधि होता है आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो ये भी काफी आप आसान क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ये हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जो राज्यपाल का पद होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, उसी की इच्छा के अनुसार होता है। कहने को 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वो चाहे तो एक दिन में इनको हटा सकता है, ठीक है। तो 153 में जो है राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है, 153 आर्टिकल में संविधान में। और जो है राज्यपाल जो होता है वो राज्य में प्रतिनिधि की तरह से कार्य करता है। और किसका प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति की बात करें कौन सा अनुच्छेद होता है, 52, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति और 153 में राज्यपाल की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, एक मिनट, यहाँ बताना है कि संघ सूची के अधीन आता है। संघ सूची के अधीन आपको बताना कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन आता है। तो ये चीज बताएं संघ सूची के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा। संघ सूची का विषय आपको बताना है, बताएं, रक्षा हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा या कृषि हो जाएगा। तो संघ सूची के अंतर्गत क्या आएगा आप बता सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रक्षा। जो रक्षा है संघ सूची का विषय हो जाएगा, मतलब सेंट्रल। देखो जो 7वीं अनुसूची, अभी हमने आपको बताया कि 22 अनुसूची, सॉरी 12 अनुसूची और 22 भाग है। मैंने आपको अभी बताया कि कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूचियां हैं। और उन 12 अनुसूचियों में से जो 7वीं अनुसूची है, 7th जो शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, वो 3 में बटी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, तो 3 सूचियों में बटी हुई संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता है, केंद्र सरकार नियम बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों के जो एक तरह से इंटरेस्ट के विषय होते हैं वो होते हैं जिनमें दोनों के इंटरेस्ट होते हैं, संघ के भी राज्य के भी। ओके, तो अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें जो रक्षा है वो किसके अंतर्गत आएगा, केंद्र सरकार, यानी संघ सूची का विषय हो जाएगा।
जो जंगल है वो समवर्ती सूची का विषय, मतलब वो राज्य की भी एक तरह से इंटरेस्ट की चीज है और संघ की भी। तो जंगल हो जाएगा। अगर यहीं पे बात हम लोग कर ले शिक्षा की, है ना, जो अगर शिक्षा की बात करोगे तो शिक्षा भी क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। और समवर्ती सूची के बार पूछता कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने समवर्ती सूची का विषय ग्रहण किया है, ठीक है। और पुलिस की बात करेंगे तो ये राज्य सूची का विषय हो जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर की, कृषि की, तो कृषि भी जो आपकी राज्य सूची का विषय हो जाएगा। याद रखना एग्रीकल्चर किसका है, राज्य सूची का, पुलिस राज्य सूची का, जंगल और शिक्षा समवर्ती का हो जाएगा, और रक्षा हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि संघ सूची का विषय हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है। दक्षिण भारत मतलब जो नीचे वाला भारत है, यहाँ पे पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनाईमुड़ी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर बात करें दोद्दा बेटा की, तो ये सेकंड हाईएस्ट है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। और अगर इसकी हम लोग बात करें दोद्दा बेटा की, तो जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वतमाला है, अगर उसी में पूछे कि जो नीलगिरी, मान लीजिए ये पूरा पर्वतमाला नीलगिरी है, और पूछते कि जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना नीलगिरी पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी, उसी का नाम क्या है, जो सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पर्वत की, उसी का नाम है दोदा बेटा। तो आप ये चीज याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताइए नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आप कहेंगे दोदा बेटा है। देखो इसका नाम लगा है बेटा, बेटा किसकी है, नीलगिरी पर्वत, एक मान लो इसकी मम्मा है और उसका ये है बेटा। तो अगर नीलगिरी के सेंस में पूछेगा तो दोदा बेटा हो जाएगा। और सबसे बड़ी अगर पूछेगा, सबसे ऊंची पूछेगा, तो देखो मुंडी को हम लोग बोलते हैं ना, मुंडी हम लोग अपनी जो बॉडी होती है उसमें मुंडी खोपड़ी को बोलते हैं ना, हम लोग के अवध में तो बोला जाता है। ओके, तो ये मुंडी हो गई। तो मुंडी देखो सबसे ऊपर है, शरीर में सबसे ऊपर क्या होती है, मुंडी होती है। तो याद रखना, इसी सेंस में आप याद रख सकते हो कि मुंडी जो है, मुंडी मतलब अनाई मुड़ी, तो मुड़ी सबसे ऊपर है, मुड़ी तो सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी, अनाई मुड़ी हो जाएगी दक्षिण भारत की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि सही आपको सूची मिलाना है, सूची फर्स्ट एंड सूची टू को आपको मैच करवाना है। तो चलिए, नेशनल पार्क दिए गए हैं और उनके राज्य दिए हुए हैं, आपको मैच करवाना है। तो जैसे पहला यहाँ पे लिखा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सबको पता है उत्तराखंड में है। कहाँ पे, उत्तराखंड हो जाएगा। तो एक आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम लोग कान्हा किसली, आप सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश का पार्क है, कहाँ का है, तो ये सी यहाँ पे हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग बात करें काजीरंगा, आपका असम हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका डी। और फिर अगर हम बचा कौन सा, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये झारखंड का हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस क्रम में आप देख लीजिए, सारा याद रखना कि जो आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसको पूरा क्या बोलेंगे, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड का हो जाएगा। उसके बाद कान्हा किसली मध्य प्रदेश का हो जाएगा, कान्हा यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक किसली पार्क भी है, मैंने दोनों साथ साथ रट्टा मार के रखा है, कान्हा किसली मध्य प्रदेश। ठीक है, और अगर काजीरंगा की बात करेंगे तो असम हो जाएगा, काजीरंगा असम का हो गया। और फिर हजारीबाग वन्यजीव कहाँ का हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा। हजारीबाग, तो बाग है, देखो बाग, हजारों बाग, एकदम झारखंड जैसा हो गया, झाड़ी झंखाड़ी, है ना, तो झाड़ी झंखाड़ी हजारी बाग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है, दिए गए ऑप्शन में से एकमात्र तारा कौन सा है, स्टार कौन सा है, तारा। तो तारा देखिए सूर्य होगा। और तारा की परिभाषा की अगर बात करें तो एक प्रकार का गैसों का क्या होता है, गोला होता है। जो तारा होता है वो गैसों का गोला होता है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम नाम के दो तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो जो मैक्सिमम शेयर होता है, जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है, वो किसका होता है, वो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का हो जाएगा। सबको मालूम होगा हाइड्रोजन 75 से 76% जो होती है हाइड्रोजन होती है यहाँ पे। ठीक, अगर हम लोग ड्रॉ करें इसको सन को, तो जो मैक्सिमम जो पार्ट हो जाएगा वो किसका हो जाएगा सन में, हाइड्रोजन का हो जाएगा। और जो थोड़ा सा पार्ट बचता है वो किसका होता है, हीलियम का पार्ट होता है, छोटा होगा। और जो ज्यादा पार्ट होगा किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। ये हीलियम है और ये हाइड्रोजन है पूरा। तो आप कह सकते हो 75 लगभग 75 से 76% जो है यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन। और कम पार्ट किसका होता है, 29% कह सकते हो, या 27 से 29% कह सकते हो हीलियम का होता है। तो ये चीजें आप समझ के रखना, जो अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें बोलते हैं तारा। और सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। और यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है सूर्य में, जिसके कारण ये चमकता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और बाकी अगर आप देख रहे हो चंद्रमा है, पृथ्वी है, शुक्र है, ये सब आपको पता है कि दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। पृथ्वी तो चमक नहीं रही है ना, ये तो नीला ग्रह कहलाता है। और चंद्रमा जो है चमकता है सूरज के प्रकाश से, शुक्र जो है चमकता है सूरज के प्रकाश से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अगला लिखा हुआ है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है। तो देखिए, जो न्यूनतम दूरी है
वो आपकी होती है 4 जनवरी को। आपको जुगाड़ इसका बढ़िया बताएंगे हम। यहाँ पे 4 जनवरी नहीं लिखा हो, 3 जनवरी लिखा है, तो कोई बात नहीं, 4 जनवरी इसका सही जवाब होगा। और देखिए याद करने के लिए इस यहाँ पे ऑप्शन लिखा दिसंबर, सितंबर और जून। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा महीना सबसे पहले आता है, सबसे पास में कौन सा पड़ता है, सबसे पास में। जनवरी से शुरू करते हो आप, जनवरी, फिर फरवरी, है ना, ऐसे करके जब आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले सबसे पास में कौन सा पड़ता है, सबसे न्यू पास पूछ रहे हैं, तो आप कहोगे कि भाई सबसे पास में तो जनवरी पड़ता है। तो इसीलिए आप कहेंगे सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम सबसे पहले सबसे कम दूरी पर क्या पड़ेगा, जनवरी। और जनवरी वाला सिर्फ एक ऑप्शन होगा, पक्का बता रहे हैं। और अगर पूछे कि सबसे अधिकतम दूरी पर कब होते हैं, तो 4 दिसंबर को होते हैं, 4 दिसंबर को मैक्सिमम दूरी पर होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना। और 23 सितंबर और 23 सितंबर जो है यहाँ पे लिखा है 22 सितंबर, 22 सितंबर है ना, ओके। ये 22 सितंबर को, तो ये जो लिखा है ना 22 सितंबर, तो 22 सितंबर नहीं बल्कि 23 सितंबर ना, 23 सितंबर और 21 मार्च, 21 मार्च है ना, 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, ये चीज़ याद रखना। सितंबर और मार्च में क्या होते हैं, दिन और रात। इन 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र विश्व का ब्रेड बास्केट, है ना, ब्रेड बास्केट मतलब रोटी की टोकरी कहलाता है। आपको ये बताना है कि ब्रेड बास्केट का मतलब हो जाएगा रोटी की टोकरी। आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको स्टेपीज, जो यहाँ पे सही जवाब होगा कि अगर पूछ रहा आपसे कि विश्व का ब्रेड यानी कि रोटी की टोकरी किसको कहते हैं, दुनिया की रोटी की टोकरी, तो स्टेपी का जो क्षेत्र होता है, स्टेपी एक प्रकार के मैदान, एक प्रकार के क्षेत्र का नाम है ना, तो प्लेन है एक प्रकार का, तो उसको रोटी की टोकरी बोला जाता है। अगर आपसे पूछता है कि बताओ शुगर बाउल किसे बोलते हैं, मतलब चीनी का कटोरा, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, कटोरा। तो चीनी का कटोरा अगर पूछता है आपसे, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा क्यूबा। क्या हो जाएगा, क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा बोलते हैं, ये चीज भी आप याद रखना। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि चंद्रमा पर एक वस्तु का भार इस पृथ्वी के भार की तुलना में कितना होता है। तो देखिए वहाँ पे ग्रेविटी जो होती है 1/6 होती है। कितनी होती है, 1/6। मतलब अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे 60 किलो का है, तो वहाँ अगर जाएगा तो इसका 1/6 कर लेना। 1/6 करोगे तो कितने केजी का हो जाएगा, 10 केजी का आदमी हो जाएगा। अगर आदमी यहाँ पे 60 केजी का है, तो चंद्रमा पर जाने पर 10 केजी का हो जाएगा, क्योंकि 1/6 जो होती है वहाँ पे ग्रेविटी होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई को चौगुनी किया जाता है, लंबाई 4 गुनी की जाती है, तब उसकी जो समय अवधि है यानी कि जो आवर्तकाल है वो कितना हो जाएगा। तो आवर्तकाल जो है उसका आधा हो जाता है। अगर लंबाई को आप 4 गुना करोगे तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये 4 गुना है तो ये कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, याद रखना। अगर लंबाई को 4 गुना करोगे तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि किसके प्रयोग से ठीक होता है। आपको बताना है कि दूरदृष्टि में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो देखो हम लोगों ने बचपन में सीखा था, दाउनिया करके पढ़ा था ना, दाउनिया, दाउनिया, दाउनिया पढ़ा था ना, दाउनिया। इसको याद रख सकते हो आप कि दूरदृष्टि, उत्तल लेंस, निकट दृष्टि, अवतल लेंस। अगर किसी को दूरदृष्टि दोष हुआ है तो उसमें हम लोग उत्तल लेंस उसको पहनाएंगे, और अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसको हम लोग अवतल लेंस पहनाएंगे। दाउनिया याद कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो आपको पूछा गया था कि हाइपरमेट्रोपिया, तो देखो हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि को बोलते हैं। तो यहाँ पे दूरदृष्टि हो जाएगा, दूर क्योंकि दा ओ, तो दूरदृष्टि तो उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ पे होगा। तो देखिए ध्वनि का हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ध्वनि का कहाँ पे होता है, ठोस में होता है। यानी इस्पात भी यहाँ कई बार आपको ऑप्शन देता है, इस्पात लिख के देता है। तो इस्पात अगर लिख के देगा तो वो ऑप्शन सही होगा, या फिर ठोस बोलेगा तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। और अगर निर्वात की बात करें तो यहाँ पे प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। अगर प्रकाश का पूछता कि सबसे ज़्यादा वेग कहाँ पे होगा, दिए गए यही ऑप्शन आपके सामने होते हैं, और पूछता कि प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, तो आप कहते हैं निर्वात में, क्योंकि उसने पूछा है किसका, ध्वनि का पूछा है। तो ध्वनि का जो मैक्सिमम होता है वो होता है ठोस में या इस्पात में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि निम्नलिखित का मिलान करें एवं सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको उनके जो है नाम बताने हैं, ठीक है। तो
चलिए देखिए, सूची को सूची 2 से मिलाना, चलिए हटाते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और मिलवा लीजिए फटाक से। तो बताएं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसको बोलते हैं? सबको पता होगा, शुष्क बर्फ को बोलते हैं। नहीं पता है तो याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ कहा जाता है। और अगर कैल्शियम कार्बोनेट की हम लोग बात करें तो ये संगमरमर को कहा जाता है। और फिर अगर हम लोग बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये बेकिंग सोडा को कहा जाता है, मतलब खाने वाला जो सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और कार्बोनिक एसिड की बात करें तो जो सोडा वाटर है उसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। तो याद कर लो, इसमें से कुछ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठोस कार्बन को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोला जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा को बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप मैच करवा लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन करते हैं कि स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु होती है? आपको स्टेनलेस स्टील बताना है किसका मिश्र धातु है। तो चले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं आप। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो लोहा, क्रोमियम और निकिल हो जाएगा। लोहा, क्रोमियम और निकिल। तो स्टेनलेस जो स्टील है वो लोहा, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखें, औषधि पुरुष और शल्य चिकित्सक के बीच में आपको संबंध बताना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम लोग क्योंकि जीएस पढ़ते हैं इसको छोड़ दे रहे हैं। औषधि पुरुष और शल्य चिकित्सक, तो ये आप अपने में से कर लीजिए। चलिए, इसको वैसे करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा बस जीएस पढ़ते हैं ना। जब करना होगा तो फिर आप बता देना, हम करवा दिया करेंगे, मैथ और रीजनिंग दोनों। चलिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बताना है डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? एक प्रकार का विस्फोटक है डायनामाइट। तो यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन होगा, इसका सही जवाब नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया, कॉज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है, आपको ये बताना है। तो बता दें जरा, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण? बताएं, बैक्टीरिया से कौन सा रोग होगा? चेचक की अगर बात करें हम लोग, तो चेचक किससे होगा? इन्फ्लुएंजा किससे होगा? और पेचिस और हैजा, सारा आप बताइए फटाक से। जीवाणु के कारण आपको फिलहाल आपको बताना कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हैजा। हैजा से आंत प्रभावित होती है। हैजा से क्या प्रभावित होती है? आंत प्रभावित होती है, ये बात आप याद रखना। और वाइब्रियो कॉलेरी इसका नाम होता है, वाइब्रियो, वाइब्रियो, वाइब्रियो कॉलेरी है ना, कॉलेरी, कॉलेरी नाम होता है, कॉलेरी, वाइब्रियो कॉलेरी नाम होता है, जो इसका एक तरह से कह सकते हो बैक्टीरिया होता है, वाइब्रियो कॉलेरी। ठीक है, वाइब्रियो कॉलेरी इसका नाम होता है, जिसके कारण क्या होती है? हैजा होती है। और हैजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। बात करें लोग पेचिस की, तो पेचिस एक प्रकार के एंड अमीबा हिस्टोलेट का एक क्या होता है? एंड अमीबा होता है, एंड अमीबा एक प्रकार का परजीवी परजीवी होता है, फीताक्रमी बोलते हैं इसको, कई बार फीताक्रमी के नाम से जानते हैं हम लोग, फीताक्रम टाइप का होता है। तो एक प्रकार का परजीवी होता है जो मनुष्य की आंत में आके बैठ जाता है, लिपट जाता है, और क्या करता है, इसी की वजह से हम लोगों को ये बीमारी हो जाती है, लूज मोशन होने लग जाते हैं। ठीक है, बात करें हैजा की, तो आंत प्रभावित होती है। और यहाँ पे आपने देख लिया कि ये भी आंत को ही प्रभावित कर रहा है और ये भी आंत को प्रभावित कर रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है। ओके, और चेचक भी याद रखना वायरस से होता है, वायरस से हो जाएगा, चेचक हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा भी एक प्रकार का वायरस से होने वाली डिसीज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है। तो बताना है कि मतलब आंखों को फायदा पहुंचाने वाला कौन सा विटामिन है, आपको बताना। सबको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो विटामिन ए सही जवाब हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा, जिसको रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम से देखो जाहिर है, रेटिनॉल, रेटिनॉल बोलते हैं। रेटिनॉल, देखो आंख में क्या होता है, रेटिना एक होता है ना, आंख में रेटिना होता है ना, और रेटिना पे क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिनॉल मतलब रेटिना से मैच कर रहा है ना, आंख से मैच ही कर रहा है। तो इसीलिए विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक रासायनिक नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। साथ ही साथ अगर बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सीधी सी बात है विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन सी की बात करें तो इससे जो है बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड, इसे स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक, स्कॉर्बिक अम्ल आप हिंदी में कह सकते हो, स्कॉर्बिक एसिड या स्कॉर्बिक अम्ल। और इससे जो बीमारी होती है उसको भी स्कर्वी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्कर्वी बोलते हैं, स्कर्वी याद रखना, स्कर्वी बोलते हैं इससे होने वाली बीमारी को। और इसका जो रासायनिक नाम है वो स्कॉर्बिक अम्ल नाम होता है। देखो इसमें जब पढ़ोगे ना तो सी सी करके निकलता है, इस कार्बिक, इस कार्बिक, तो सी निकल रहा है ना।
और एक हो तो आप रेटिना से, रेटिना मतलब आँख से याद कर सकते हो। और बी की बात करें तो इससे बीमारी कौन सी होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी भी है, वेरी वेरी हो जाएगी, है ना, वेरी वेरी। और विटामिन अगर बी की बात करेंगे तो इसका जो नाम होता है वो होता है थायमिन होता है, थायमिन होता है, ठीक है, थायमिन इसका नाम हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी वेरी वेरी। और बात करें विटामिन के की तो इससे आप जान ही रहे हो कि देखो रक्त सॉरी अच्छा क्वेश्चन पे डी ऑप्शन था, तो इसमें हो जाएगा रक्त का थक्का जमने की परेशानी हो जाती है, जो है ये रक्त से संबंधित अगर कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझ जाना विटामिन के की बात कर रहे हैं। क्या होता है जब रक्त का अगर व्यक्ति में थक्का नहीं जमता या थक्का ना जमने का कारण होता है अगर विटामिन के की कमी है, तो चोट लगने पर कई बार रक्त का थक्का सही समय पर नहीं जम जाता है, नहीं जम पाता है। तो और इसके अगर नाम की बात करें हम लोग विटामिन के की, तो इसको बोलते हैं फिलो क्यूनोन, ठीक, फिलोक्यूनोन करके बोलते हैं। तो इसका जो नाम हो जाएगा फिलोक्यूनोन हो जाएगा और रक्त से संबंधित इससे परेशानियां होती हैं विटामिन के से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मोतियाबिंद, पीलिया, मधुमेह और स्टोमेटाइटिस, ठीक है, इन सबको मैच करवाना आपको कि किन किन अंगों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस अंग को कौन सी बीमारी प्रभावित करेगी, जो दिए गई बीमारी और दिए गए अंग हैं। तो जैसे मोतियाबिंद आपको लिखा, सबको पता है, एकदम बचपन से सुनते हो, आंखों को प्रभावित करती है। पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करेगी। जो कोई पीलिया, पीलिया, पीलिया क्या पीलिया, रस पीलिया, रस मतलब वायरस, तो ये भी याद रखना कि वायरस से होता है पीलिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, वायरस से होता है। और पीलिया तो क्या प्रभावित होगा, यकृत प्रभावित होगा, ठीक। फिर मोतियाबिंद की बात करें तो सबको पता आंख हो जाएगा। मधुमेह की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पाचन ग्रंथियां हो जाएंगी, क्योंकि मधुमेह की अगर बात करें हम लोग कि मधुमेह किसकी वजह से होता है, तो पाचन ग्रंथियों की वजह से होता है। किस अंग को प्रभावित करता है, पाचन ग्रंथियों को प्रभावित करता है, ओके। फिर अगर हम अच्छा मधुमेह में आप सबको पता है कि क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, पाचन ग्रंथियों को भी प्रभावित करता है। अगला लिखा है स्टोमेटाइटिस, ये हो जाएगा आपका जीभ को प्रभावित, जीभ का क्या एक तरह से पूरे मुंह को प्रभावित करता है, क्योंकि इसका नाम होता है मुख पका, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख पका या मुंह पका बोलते हैं, ठीक है, पका, मुख पका या खुर पका, मुंह पका आपने सुना होगा, बीमारी होती है अक्सर पशुओं में हो जाती है, तो पूरे मुख में एक प्रकार के छाले पड़ जाते हैं, तो जीभ भी उसमें प्रभावित हो जाती है, तो इसको बोलते हैं स्टोमेटाइटिस, याद रखना। तो ये सारे ऑप्शन थे, ओके, क्लियर हो गया होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप मैच करवा लीजिए उसको। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कि कौन सा हार्मोन वृषण से संबंधित है। वृषण मतलब टेस्टिस की बात चल रही है, जो मनुष्य का वृषण होता है, आप टेस्टिस समझ पा रहे हैं ना, तो मनुष्य का जो वृषण है, जो मनुष्य का टेस्टिस है, दो आपको पता है कि मनुष्य का जो जननांग होता है वहाँ पे दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, जननांग में दो टेस्टिस होते हैं, और इन्हीं टेस्टिस में क्या होता है, मनुष्य के जो मेल हार्मोन होते हैं वो बनते हैं, ओके। तो मनुष्य का वृषण या इसको टेस्टिस बोला जाता है, और ये शरीर से बाहर एक थैलीनुमा संरचना में सुरक्षित होते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा हार्मोन वृषण से स्रावित होता है, अगर यहाँ पे बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन ये एक प्रकार का मेल सेक्स हार्मोन बोल सकते हो इसको, होता है, ठीक है, और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन इसका सही जवाब हो जाएगा, वृषण से स्रावित क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा। और अगर यहीं पे फीमेल की बात करते हैं कि महिलाओं में कौन सा होता है, तो यहाँ पे अगर मेल फीमेल्स की हम लोग बात करते हैं तो महिलाओं में क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक, महिलाओं में क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन, जो कि उनकी ओवरी से निकलेगा, जो कि उनके अंडाशय से निकलेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा महिलाओं में सेक्स हार्मोन, और पुरुषों में बोलेगा तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, याद रखना। अलग से भी पूछता है कि पुरुष और महिला करके भी पूछता है, तो ये बातें आप ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो चलिए, एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि लिखा हुआ है, एड्रिनल इसको बोलते हैं अधिवृक्क, क्या बोलते हैं, अधिवृक्क, हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क बोलते हैं, अधिवृक्क, तो अधिवृक्क बोलते हैं इसको। देखिए अधिवृक्क, अधि का मतलब ऊपर होता है, तो जैसे कि मनुष्य के मान लो ये संरचना है, मान लीजिए ये ऊपर मनुष्य में मैं ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मान लीजिए मनुष्य बना हुआ है, तो यहाँ पे जो उसकी प्रकार की ये जो ग्लैंड होगी, ये यहाँ पे जो उसकी किडनी होती है, किडनी के ऊपर, है ना, यहाँ पे देखेंगे तो अधिवृक्क, वृक्क के जस्ट ऊपर जो होगा उसको बोलते हैं एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, ठीक, अधिवृक्क बोलते हैं, इसीलिए अधि का मतलब ऊपर होता है, तो यहाँ पे जस्ट किडनी के ऊपर होती है, इसीलिए उसको एड्रिनल या अधिवृक्क बोला जाता है। और अगर बात हम लोग इंसुलिन की करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग है, इसको आप देख लीजिए। अगर बात हम लोग इंसुलिन की करें तो ये क्या होता है, जो हमारी एक प्रकार की ग्लैंड होती है अग्नाशय,
अग्नाशय या पैनक्रियाज है ना, हम बात कर रहे हैं अग्नाशय की, अग्नाशय, या इसी को इंग्लिश में पैनक्रियाज बोला जाता है। तो ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है, याद रखना। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी मिश्रित ग्रंथि, तो अग्नाशय। तो अग्नाशय मान लो कि संरचना में अग्नाशय कैसे करके बना दूं, इसी के अंदर लैंगरहंस की द्वीपिकाएं ऐसे ऐसे करके पाई जाती हैं। लैंगरहंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय के अंदर क्या होती है, याद रखना, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है, ये भी कई बार पूछता है कि लैंगरहंस की द्वीपिकाएं कहाँ होती हैं, लैंगरहंस, ठीक, लैंगरहंस की द्वीपिकाएं, ये क्वेश्चन भी पूछा था कि कहाँ पर होती है द्वीपिकाएं। तो लैंगरहंस की अगर द्वीपिकाओं की बात करें, द्वीपिकाएं लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ये द्वीपिका लिखा है, ठीक, लैंगरहंस की द्वीपिकाएं लिखा हुआ है। तो चलिए लिख दे रहा है उसको सही से, द्वीपिकाएं, ठीक, लैंगरहंस की द्वीपिकाएं, जो अगर पूछेगा आपसे कहाँ पे पाई जाती है तो आप कहेंगे कि ये अग्नाशय में पाई जाती हैं। और इन्हीं लैंगरहंस की द्वीपिकाओं में क्या होती है, अल्फा और बीटा नाम की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा और बीटा नाम की कोशिकाएं। तो जो यहाँ पे बीटा नाम की जो एक कोशिका है, याद सुनिए मेरी बात, अग्नाशय हो गया, अग्नाशय के अंदर लैंगरहंस की द्वीपिकाएं होती हैं और इन लैंगरहंस की द्वीपिकाओं पे अल्फा और बीटा नाम की दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो बीटा नाम की कोशिका होती है, इसी से इंसुलिन क्या होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है, वहीं से इंसुलिन नामक जो एक प्रकार का एंजाइम निकलता है और ये क्या करते हैं, मनुष्य में रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब जब ये काम नहीं करता है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, मधुमेह मतलब डायबिटीज हो जाती है। तो डायबिटीज कैसे होती है ना, समझ के रखना, ये सारी बातें आप याद रखना। लैंगरहंस की द्वीपिका आपसे पूछेगा कहाँ होती है तो आप कहना पैनक्रियाज, पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय पर होती है, ठीक है। तो ओके, चलिए अगला, अच्छा थायरॉक्सिन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो थायरॉक्सिन होता है ये एक प्रकार का, इसकी भी मैं अगर आपको संरचना बना के दिखा दूं, तो ये मान लीजिए मनुष्य और ये इसका गला है। तो यहाँ पर जो होती है ऐसे ऐसे करके यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे जब आप किसी का गला दबाते हो लड़ाई करते समय, तो समझ जाओ कि वहाँ पे थायरॉक्सिन को आप दबा रहे होते हो। थायरॉक्सिन होती है गले में होती है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ कि बांस किस कुल का पौधा है। तो चलिए बांस जो है फटाफट करते हैं क्योंकि 32 मिनट की वीडियो हो चुकी है और तेजी से कर लेते हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का कलेक्शन और डिटेल बहुत बेहतरीन है। तो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप पढ़ते रहिए मन लगा के इसको, प्रैक्टिस को। बांस किस कुल का पौधा है आपको बताना, तो घास हो जाएगा, बांस एक प्रकार का घास है और सबसे तेजी से बढ़ने वाला अगर पौधा पूछेगा तो भी आप कहना बांस होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो बताइए, बढ़िया क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। महारत्न कंपनी पूछ रहा है, तो महारत्न कंपनी इतनी समय आपके इंडिया में आपकी 11 हो जाएंगी। और अगर नवरत्न पूछता है यहीं पे, अगर कहता है कि बताओ नवरत्न कितनी है, नौ रत्न है ना, नवरत्न अगर पूछता, ओके वेट, नवरत्न पूछता तो आप कहते कि नवरत्न हो जाएंगे 13। तो देखिए नवरत्न कंपनियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, नवरत्न 13 कंपनियां हैं और महारत्न सिर्फ 11 कंपनियां हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहीं नीचे देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में, जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र है ना, तृतीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं, का अंश क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो देखिए जो तृतीयक क्षेत्र होते हैं, जितने भी विकसित देश होते हैं, जितने भी विकसित देश होते हैं जहाँ पर ज़्यादा विकास हुआ है, ऐसे देशों में अगर पूछेगा तो देखिए तृतीयक क्षेत्र का वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि वहीं से कमाई का ज़्यादा उनका सोर्स बनता है। तो जैसे किसी देश की जीडीपी बढ़ती है, उसमें जो तृतीयक क्षेत्र होता है, जो ट्रेजरी सेक्टर होता है, वहाँ पे सेवा क्षेत्र या ट्रेजरी सेक्टर का जो है परसेंटेज बढ़ता है कमाई का, उसी के माध्यम से जीडीपी जो है, जीडीपी जो होती है क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो तृतीय क्षेत्र का वहाँ पे ज़्यादा योगदान होता है। और जितने गरीब देश होते हैं वहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का ज़्यादा योगदान होता है, मतलब कृषि, जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, कृषि आएगा। और अगर तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो सेवा क्षेत्र आ जाएंगे। सेवा क्षेत्र का मतलब जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे एयर के रास्ते से कर रहे हैं, चाहे ट्रेन से कर रहे हैं, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, ये एक प्रकार की सेवा है। तो इन सब में क्या है, जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे तृतीय क्षेत्र का ज़्यादा योगदान होता है। फिलहाल ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अगर कोई देश जो है ग्रोथ करा, देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लिखा हुआ कि प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया है। प्रथम भारत रत्न देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 1954 में शुरू किया गया था, 1954 में, और सीवी रमन को दिया गया था। और किसको दिया गया था,
रमन जी को दिया गया, सीवी रमन, और राजगोपालचारी जी को दिया गया, सी राजगोपालचारी आप कह सकते हो, सी राजा गोपालचारी है ना, राजगोपालचारी को दिया गया था, गोपालचारी को दिया गया, और एस राधाकृष्णन को दिया गया, एस राधाकृष्णन को, एस राधा कृष्णन जी को दिया गया था। तो 3 लोगों को एक ही दिन मिला था, 1954 के दिन मिला था, और 1954 से ही क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। इसीलिए ये तीनों लोग जो है पहले व्यक्ति की तरह से जाने जाते हैं जो भारत रत्न प्राप्त किए थे, सीवी रमन, सी राजगोपालचारी, एस राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला लिखा कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, मार्च हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। ये जो आपका वित्तीय वर्ष बहुत पूछा था क्वेश्चन, बाद में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में कितने सदस्य देश हैं, आपको ये बताना। तो इसके 164 सदस्य देश हो जाएंगे, और जो 164th नंबर का जो कंट्री है वो है अफगानिस्तान, याद रखना। 164वां यानी कि लास्ट नंबर जो है, लास्ट मेंबर है WTO को, कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान। और बात करें WTO की तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। 1995 में स्थापना होती है। 164वां देश आपका अफगानिस्तान यहाँ पे मेंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो चलिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि SCO की बात चल रही है, SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, इसके बारे में पूछ रहा है कि जो 2021 में इसका लेटेस्ट मेंबर बना है, नवा, याद रखना कौन सा है, नवा अगर पूछा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ईरान हो जाएगा। नवा सदस्य जो होता है, 9th नंबर का जो मेंबर है, 9th मेंबर कौन हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। और बात करें इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे, वो बीजिंग में है। कहाँ पे, बीजिंग में है, बीजिंग। ठीक, तो याद रखना बीजिंग में है इसका मुख्यालय, चाइना में, बीजिंग चीन में हो जाएगा इसका मुख्यालय, संघाई सहयोग संगठन SCO का। और इसका जो इंडिया भी इसका क्या है, एक प्रकार का संस्थापक देश है इंडिया। ठीक, आप यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया भी जो हो जाएगा, सॉरी क्या लिख रहे हैं, अगर हम लोग बात करेंगे, इंडिया भी इसका एक प्रकार का संस्थापक देश, संस्थापक कंट्री होगा, संस्थापक मेंबर होगा। तो चाइना में इसका मुख्यालय बीजिंग में है, ईरान जो है आपका 9वां सदस्य हो जाएगा, और इंडिया भी इसका एक प्रकार का कह सकते हो कि सदस्य है और संस्थापक सदस्य। जब इसकी स्थापना हुई थी प्रारंभ से ही इंडिया इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि सितंबर 2021 में संपन्न ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता की जो US ओपन होता है, इसका हाल ही में पेपर, जैसे रेलवे वगैरह का है, कोई भी पेपर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये जो टेनिस की वो होती है, प्रतियोगिता होती है, टेनिस की प्रतियोगिता है US ओपन। तो ये पूछ रहा है कि पुरुषों का एकल का खिताब किसने जीता, पुरुष एकल का खिताब। तो ये हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव हो जाएंगे, डेनियल मेदवेदेव हो जाएंगे। और किसको हरा के जीते हैं, तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इनको हराकर जीता है। ऑप्शन ए डेनियल मेदवेदेव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव हो जाएंगे। ठीक है, पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है US ओपन, याद रखना US ओपन का। ओके, और अगर यहीं पे आपसे पूछ देता कि महिला ओपन किसने जीता, अमेरिका में ही जो US ओपन है उसका महिला वाला किसने जीता है, ये पूछता, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो इनका नाम हो जाएगा एम्मा, वेरी इंटरेस्टिंग नाम है, एम्मा, एम्मा रादू कानू। देखो अम्मा रादू कानू आप याद कर सकते हो, अम्मा रादू कानू, इम्मा रादू कानू नाम है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी करंट का ही क्वेश्चन है। देखा कि सितंबर 2000, हाँ जी, सितंबर 2021 में कौन सा रेलवे स्टेशन भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का 5वां रेलवे स्टेशन बन गया, ये बताना आपको। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए देखिए, पहला अगर बात करें तो पहला तो दिल्ली हो जाएगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब बात करेंगे तो चंडीगढ़, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, और पहला पूछता तो दिल्ली हो जाता है 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला। तो आप इसको रोक के एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, ज़्यादा बोलेंगे तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चले लास्ट के बस 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाक से देखते हैं। 24 नवंबर टू 5 दिसंबर तक है ना, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक 2021 के मध्य भारत में संपन्न जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने किसको हराया, जर्मनी को हरा के। तो इसमें आपका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, अर्जेंटीना ने पुरुष, देख लेना, जूनियर पुरुष
हॉकी विश्व कप, और ये कहाँ पे हुआ था? तो ओडिशा में हुआ था। सबसे अच्छी बात यही है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आपको याद रखना है। ओडिशा में ये हुआ था, ओडिशा में हुआ था, और जीता किसने? अर्जेंटीना ने। जूनियर पुरुष हॉकी है, और किसको हराया है? जर्मनी को हराया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला लिखा है कि अक्टूबर 2021 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो 2021 का आपको बताना कहाँ पे हुआ? इटली में हो जाएगा। इटली में कहाँ पे? रोम में। इटली में रोम में हुआ। और 2022 की हम लोग बात करेंगे तो 22 में अपने इंडिया में ये होने वाला है, ठीक है। ये 2022 में कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। 2022 में इंडिया में होगा, और 2022 में, ठीक। और जो G20 के जो नेता लोग हैं, जितने लीडर हैं, वो 2023 में भारत में मीटिंग भी करेंगे। तो 2022 में G20 कहाँ होगा? इंडिया में होगा। तो G20 के जो नेता लोग हैं, उनकी मीटिंग 2023 में कहाँ पे होगी? इंडिया में होगी। 2021 का कहाँ पे हुआ था? रोम, इटली में हुआ था। तो इस तरह से ये हम लोगों का टेस्ट था, और ये आप देखें यहाँ पे 99 और 100 मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग करेंगे नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस है, कहीं पर भी आप पेपर देने जाओगे, अगर इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस लगने लगेगा। तो बेहतरीन कंटेंट है, रोज का रोज जीएस की इसी तरह प्रैक्टिस मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।